कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे आप सब परेशान होंगे। टॉपिक का नाम क्या है? कोरोना की दूसरी लहर। ये जो कोविड-19 आया हुआ है, प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो कंडीशन है बहुत बुरी हो चुकी है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बहुत सारे पेशेंट मर रहे हैं। तो क्यों ऐसी सारी सिचुएशन बनी? जब यह कोरोना आया था तो इसके लक्षण क्या थे, प्रेजेंट टाइम में क्या है, और इसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि हम लोग इससे निजात पा सके। सारी चीजें हम लोग आज वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जो पिछले वीडियोस थे आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने पिछले वीडियोस हम लोग देख चुके हैं चाहे जिस सब्जेक्ट के हैं उन सबकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। देखिए ये जो कोरोना है एक तरह से बीमारी है, पेंडेमिक है। सारी चीजें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, एकदम बेसिक चीज जीरो लेवल से लेकर चलेंगे हम लोग, सारे पॉइंट क्लियर होंगे। सबसे पहले समझेंगे बीमारी होती कितने प्रकार की है। बीमारी होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? इंडेमिक, इपिडेमिक और पेंडेमिक। समझने का प्रयास करेंगे ये होते क्या हैं। इंडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो अचानक से आती है, हर देश में पाई जाती है और इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। मतलब यह एक ऐसी बीमारी है जो आती है और इसकी वैक्सीन भी बन जाती है और इससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, चेचक हो गया, ये सब हमारी किस में आती हैं? ये इंडेमिक के तहत आती है। ठीक, इनसे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। सेकंड पे आता है हमारा इपिडेमिक। इपिडेमिक क्या है? यह किसी विशेष जगह पर आता है और पहली जो बीमारी थी इंडेमिक, इससे ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होता बट इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि यह किसी विशेष जगहों पर आता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें थर्ड बीमारी के बारे में तो वो हमारी है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब है ये पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा और इसके माध्यम से सारी अर्थव्यवस्था को यह डाउन कर सकता है। रीजन क्या है कि विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं सबको यह प्रभावित करेगा, इसी वजह से इसका नाम पेंडेमिक पड़ा है। और कोरोना जो कोविड-19 है प्रेजेंट टाइम में यह इसी का लक्षण है। ठीक है, चलिए तीनों बीमारी आप लोग सही तरीके से समझ गए। इंडेमिक क्या होता है, इपिडेमिक क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है। चलिए अब बात करेंगे कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में। सर्वप्रथम सबसे पहले जो समझने वाली चीज है, हमें देखिए हम लोगों को सिर्फ ये मान के नहीं पढ़ना है कि कोविड-19 क्या होता है, इससे क्या हानियां हो रही हैं और इससे क्या क्या हमें कैसे बचाव करना चाहिए। ये सब सारे न्यूज चैनल्स पर बहुत सारी गाइडलाइंस दी जा रही हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोगों को क्या पकड़ना है, क्या पढ़ना है जहां से हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे, सबसे पहले फैक्चुअल डाटा देखेंगे। इसकी जो पहली लहर आई थी जिसे हम लोग फर्स्ट वेव बोलते हैं वो आई थी 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020 में चाइना में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी लहर जब इसकी आई, सॉरी फर्स्ट लहर ये इंडिया की बात हो रही है, सॉरी चाइना में तो पहले आ चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे ज्यादा। देखिए इसमें 2 फैक्चुअल डाटा हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। रीजन क्या है कि फर्स्ट वे और सेकंड वे में हम लोगों को अंतर देखना है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वे की बात करें तो सॉरी 16 सितंबर कब का, 2020 का जो 16 सितंबर था पिछले साल में, उसी दिन सबसे ज्यादा क्या आया था, केस आया था और उसकी संख्या कितनी थी? 97,859। कितना? 97,859 केस आए थे 16 सितंबर 2020 को, जो फर्स्ट वेव की सबसे ज्यादा बुरा दिन कहा जा सकता है। ठीक है, कौन सा? 16 सितंबर। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है छोटे एग्जाम्स में। अब बात किया जा रहा है सेकंड वेव की जो प्रेजेंट टाइम में चल रही। यह कब आई? तो ये आई 6 फरवरी 2021 को। और अभी तक जो हम लोग आज वीडियो शूट कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोग आज देख रहे हैं, अभी तक में सबसे ज्यादा सेकंड वेव से जो हम लोगों को प्रभावित किया है जो दिन, वो है क्या? 16 अप्रैल। क्या? 16 अप्रैल 2021। इस दिन सबसे ज्यादा केसेस आए थे और उनकी संख्या क्या है? 2,34,943। इसी से अगर आप लोग एनालिसिस करें तो जो फर्स्ट वेव आई थी और जो सेकंड वेव आई है, इन दोनों में कितना अंतर है,
इन दोनों में कितना, अगर हम लोग बात करें डिफरेंस की, तो देखिए यहां कितना था, 1 लाख के करीब था और यहां 2.5 लाख के करीब पहुंचने वाला है एक दिन का मामला। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसकी जो फर्स्ट वेव है सेकेंड वेव से कम खतरनाक थी। ठीक, अगर देखिए कोई भी बीमारी आती है उसकी 3 वेव्स आती है, 3 लहर आती है। पहली लहर आएगी आपको प्रभावित करेगी, सेकेंड आएगी बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, और जब थर्ड आएगी उसमें क्या होता है कि वो लो हो जाती है। बट कोरोना का ऐसा है कि अगर हम लोग बात करें तो कोरोना मई के महीने में अपने पीक पर होगा। इस समय ये विशेषज्ञों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि मई 2021 तक में यह पीक पर होगा और प्रत्येक दिन 3 लाख के करीब पेशेंट आएंगे। ठीक है, इस समय जो सबसे ज्यादा पेशेंट आए 16 अप्रैल 2021 को केसेस आए 2,34,943। ठीक है, फर्स्ट वेव में सबसे ज्यादा कितने थे, तो 97,859। एक दिन की बात हो रही है। लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर मई 2021 की हम लोग बात करें, मतलब कि नेक्स्ट मंथ की, तो उसमें यह पीक पर होगा और इससे 3 लाख केसेस पर डे आएंगे। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव युवाओं पर पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि प्रेजेंट में इसकी कंडीशन क्या है, वर्तमान हालात क्या है। अस्पतालों में जो बेड है वो कम पड़ रहे हैं, पेशेंट एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। काफी सारे न्यूज चैनल्स में आप लोग देख रहे होंगे, दिल्ली से लेकर पूरे भारत में काफी सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पेशेंट पहुंच रहे हैं लेकिन वो एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। रीजन क्या है, वहां बेड की कमी हुई है। क्यों हुई है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो स्मशान घाट हैं जहां दाह संस्कार किया जाता है वो जगह भी पूरी तरह से फुल हो चुकी है, कब्रिस्तान फुल हो गए हैं। प्रशासन इसमें असफल होता दिख रहा है। हम लोग देखिए प्रशासन अपना कार्य कर रहा है लेकिन जिस लेवल पर चाहिए उस लेवल पर यह तैयारी नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इसने शुरू से किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं की थी। जैसे फर्स्ट वेव आई थी तो आपको प्लानिंग कर लेना चाहिए था कि इसकी सेकंड वेव्स भी आ सकती है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, लोगों को जागरूक करना था ज्यादा से ज्यादा। मास्क, सिर्फ मास्क लगाना कोरोना को हराना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स क्या हो रही है प्रेजेंट टाइम में। देखिए जो पेशेंट आ रहे हैं, ये जो कोरोना है, ये जो वायरस है, ये सीधे कहां पर अटैक कर रहा है, तो ये फेफड़े पर अटैक कर रहा है। हम लोग देखिए जीवन जीने के लिए हमें श्वास की आवश्यकता होती है। हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो जो हवा, एयर जो अंदर जाती है वो फेफड़े से जाकर फिर बाहर निकलती है। वो क्या करता है, इस तरह से ऐसे गति करता है वो। ठीक है, तो जैसे यहां अटैक कर रहा है जिस पेशेंट पर, वो फेफड़ा गति करना बंद कर दे रहा है और पूरी तरह से सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है न्यूज में, ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। इसका रीजन क्या है कि जो आपूर्ति, जो सप्लाई की जाती थी, मतलब जो मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती थी उससे 7 गुना ज्यादा डिमांड इस समय बनी हुई है। मतलब जैसे जितनी ऑक्सीजन पहले दी जाती थी एक पेशेंट के लिए, वो 7 पेशेंट को दी जा रही है। आप लोग सोच के देखिए कि वह व्यक्ति कैसे बचेगा। मतलब 1 से बढ़कर 7 गुना ज्यादा इसकी डिमांड हो गई है। ठीक, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम लोग फैक्चुअल डाटा देखें किसका, ऑक्सीजन का, जो इंडिया में एक तरह से हम लोग देखें उत्पादन किया जाता है, तो भारत में उत्पादित ऑक्सीजन का 15%, 15% सिर्फ अस्पतालों में जाता है, सिर्फ 15% अस्पतालों में जाता है और 85% उद्योगों में जाता है। कहां पर, उद्योगों में जाता है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, वेल्डिंग्स करने में। जो कोयले की सुरंग होती हैं, कोल माइंस होती हैं, उसमें क्या होता है कि वो बहुत गहराई तक वो खोदी जाती है। ठीक है, तो उनमें जो मजदूर होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। अगर आप लोग कहीं भी गूगल करके भी देखेंगे कोल माइंस, तो उसमें जो उसके लेबर होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास होता है। ठीक, और अगर सबसे ज्यादा बात करें हम लोग वेल्डिंग्स में, कोयले की सुरंग में, और सबसे ज्यादा स्टील इंडस्ट्रीज में हो रहा है, स्टील उद्योगों में हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्टील उद्योग में सबसे ज्यादा पिघलाने का कार्य किया जाता है, वहां आग जलानी पड़ती है। और आप सबको पता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलाई जा सकती है, बहुत भारी मात्रा में आग जलाई जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन की यहां पर खपत ज्यादा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई किसकी, ऑक्सीजन की। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में, ऑक्सीजन की आपूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट को एक्शन क्या लेना चाहिए। आप सबने एक एक्ट पढ़ा होगा, कौन सा, ESMA एक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है
एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। मतलब 1968 में यह लाया गया था। इसका आशय है कि यह जिस डिपार्टमेंट पर लगा दिया जाएगा वहां के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें बिना अपील और बिना दलील के बंद कर सकती है। ठीक है, कहां पर? जेलों में बंद कर सकती है, मतलब उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि सर आप ये बात तो बोल रहे हो, लेकिन ये किस पर लगाया जाना चाहिए? देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, काफी सारे हॉस्पिटल्स, अगर जैसे क्या हो, जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं वो ऐसा कर नहीं रहे हैं, भविष्य में ऐसा ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे डॉक्टर्स की टीम पर लगा दिया जाए ये एक्ट। मतलब अगर डॉक्टर्स क्या करें, धरना दे दें कि हम किसी का इलाज नहीं करेंगे, हम कोई भी उपचार नहीं करेंगे, तो उन पर अगर यहां पहले से लगा दिया जाएगा तो वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। जहां से मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, अगर वो लोग रोक रहे हैं कि हम मेडिकल की सप्लाई नहीं कर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करेंगे, उन पर लगा दिया जाना चाहिए, जिससे कि अगर वो सप्लाई को रोक रहे हैं तो इसे निर्बाध रूप से चालू रखा जा सके। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से ये फायदा है इस एक्ट का। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना चाहिए वो यही है, क्योंकि यह प्रावधान बनाया गया था कब? 1968 में। किस नाम से? ESMA एक्ट के नाम से बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, मतलब आवश्यकता की जो चीजें होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए। ठीक, चलिए बात करेंगे कि ये जो सेकेंड वेव आई है यह क्यों आई। ठीक, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमसे और आपसे सबसे जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए क्यों आई सेकेंड वेव, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, पहली लहर की अगर हम लोग बात करें तो चाइना में, उसे हम लोग छोड़ देते हैं, वहां से ही पूरे विश्व में फैला हुआ है। सेकेंड वेव लाने का मैंने यहां पर देखिए 2-3 पॉइंट लिखे हैं। मास्क, शादियां, बसों में भीड़, वैक्सीन की अफवाह, उत्तराखंड में कुंभ और बंगाल चुनाव। अगर हम लोग भारत की बात करें तो यही सारे फैक्ट हैं। अगर इन सब को हम लोग एक तरह से देखें तो ये क्या कहा जा सकता है? गवर्नमेंट की लापरवाही और हमारी आपकी इसमें जिसे कहते हैं ढीलता बरत रहे हैं हम लोग, मतलब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसे हम लोगों ने एक तरह से अगर बात करें तो सीरियसपन से इसे हटा दिए हैं। क्या किए हैं? जैसे आप ही लोग देखें, जब चालान कटता है मास्क का तो लोग एक्शन लेते हैं कि मास्क मैं नहीं पहनूंगा। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें, शादी वगैरह में पहले ये निर्धारित किया गया था, जैसे अब सेकंड वेव आई है, फिर से कहा गया है कि कहीं भी अगर शादी वगैरह हो रही, पहले तो होगी नहीं, अगर हो रही तो उसमें 50 लोगों से ज्यादा व्यक्ति नहीं इकट्ठा होंगे। और क्या हुआ? शादियां खूब धूमधाम से हुई, खूब शहनाइयां बजी और खूब कोरोना बटाए पूरे भारत में। ठीक है, बसों में क्या किया गया था? भीड़ की संख्या कम कर दी गई थी, लेकिन बसों में फिर से बहुत ज्यादा भीड़ें होने लग गई हैं, यहां से भी कोरोना फैला। सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात है वो है वैक्सीनेशन का अफवाह। क्या हुआ? देखिए मैंने इस पर एक वीडियो अलग से शूट किया हुआ है कि वैक्सीन जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और 1-2-3 वैक्सीन है। इंडिया में बनी यही 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इन्हें लेने पर क्या होता है, अगर इसके बारे में आप लोगों को जानना है तो एक वीडियो में पहले शूट कर चुका हूं, उसे आप लोग देख सकते हैं, उसमें विस्तृत तौर पर बातें की गई। देखिए वैक्सीन की अफवाह ऐसे फैलाई गई कि जब लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाता है तो उसके बाद उन्हें थोड़ी फीवर आती है। ठीक है, फीवर इसलिए आती है क्योंकि ये जो वैक्सीन का डोज दिया जाता है, वैक्सीन भी एक तरह से पूरा वायरस ही है, बट यह कोरोना वायरस नहीं है। वैक्सीन का कार्य क्या होता है? देखिए जैसे क्या होता है कि घरों में आप लोग रहते हैं, घरों की सुरक्षा करने के लिए आप क्या करते हैं? एक डॉगी रखते हैं या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। ठीक, इसी तरह से जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो जो चीजें हैं, इन सबकी सुरक्षा करने के लिए हमारी एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं। ध्यान से सुनेंगे, चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है ना, ये पूरी तरह से एंटीबॉडीज को एक्टिव करता है, उनकी लिमिट को पहचानता है कि वो वायरस से या फिर किसी भी रोग से लड़ने की उनके अंदर क्षमता क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, एंटीबॉडीज की, उसके लिए वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लग गया तो कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन सिर्फ इसलिए लगाई जाती है कि जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो एक्टिव हो जाएं, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी को पूरी तरह से बढ़ाएं। लेकिन इसकी जो कमी है उसे समझने का प्रयास करेंगे, जिससे लोगों ने अफवाह फैलाया है कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। देखिए क्या होता है, जब पहला डोज लगाया जाता है तो फीवर आती है, पूरी बॉडी में भारीपन होता है, हाथ पैर दर्द करते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है,
रीजन उसका यह है कि जब पहला डोज दिया गया तो वो डायरेक्ट आपकी इम्यूनिटी पर अटैक करता है। कहां? आपकी इम्यूनिटी पर अटैक करता है, और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होगी आप बीमार पड़ जाओगे। ये आप सबको लॉजिक पता है, ठीक। लेकिन अगर आपने सेकंड वाला डोज इसका नहीं लिया तो आप 100% कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और इम्यूनिटी जहां कम होती है कोरोना वहीं अटैक करता है। अगर आपने सेकंड डोज ले ली तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो कुछ दिनों के लिए आप सेफ हो सकते हो। वैक्सीन लेने का मतलब यह है कि अगर आपने वैक्सीन लिया तो आप कोरोना से कुछ समय के लिए सेफ हो, ठीक। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता। अगर आप लापरवाही बरतोगे, सही तरीके से चीजों का ध्यान नहीं दोगे, सैनिटाइज नहीं करोगे खुद को, या फिर मास्क नहीं पहनोगे, तो कोरोना आपको फिर भी हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाई गई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। मैं गांव की बात कर रहा हूं, ठीक है, जहां लोग इतने जागरूक नहीं हैं। तो क्या हुआ कि उनकी डेथ किसी और रीजन से हुई, लेकिन लोगों ने यह कयास लगाया कि वैक्सीन लगवाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। इस वजह से इसकी अफवाह फैलाई गई। हालांकि गवर्नमेंट पूरी तरह से वैक्सीनेशन पर फोकस किया हुआ है, गांव तक भी वैक्सीनें लगाई जा रही हैं, बट क्या हो रहा है कि लोग इसके लिए एक्टिव नहीं है, डर रहे हैं इससे, इसके प्रति खौफ फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि एक दो केसेस उन्हें ऐसे मिल गए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की डेथ हुई, लेकिन उनके देखिए डेथ तो उनकी हुई है, मृत्यु उनकी हुई, लेकिन वैक्सीन लगवाने की वजह से नहीं हुई है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वैक्सीन, जहां तक मेरा मानना है, अब तो गवर्नमेंट द्वारा यह इशू कर दिया गया है कि 18 साल के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं सबको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और वैक्सीन को लगवाना चाहिए। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज की जो न्यूज है, और यहाँ के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बोल दिया है कि दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिनकी एज 18+ है, 18 साल से ज्यादा है, उनको फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक। तो गवर्नमेंट के द्वारा अपना प्रयास किया जा रहा है। कोरोना है, ये बढ़ता है घटता है, इस पर कोई बात नहीं कर सकते हम लोग। रीजन ये है कि गवर्नमेंट अपना कार्य कर रही है, हमें आपको इस पर ध्यान देना है कि ये जिस वजह से आ रहा है। अगर मैं बात करूं सबके बारे में तो 90% लोगों को यह पता चल चुका है कि यह क्यों फैल रहा है। इसलिए जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक। चलिए, तो यह हो गया कि हमारी लापरवाही की वजह से कोरोना फैल रहा है। सरकार को ध्यान कहां देना होगा? सरकार को अपनाना होगा ब्रिटेन का तरीका। ब्रिटेन में क्या किया जा रहा है कि वहां कैंटोनमेंट जोन बना दिया जाता है। क्या? कैंटोनमेंट जोन बनाने का आशय यह है कि जहां पेशेंट निकला, जहां केस आया, उस पूरी एरिया को सील कर दिया जाता है। बाकी न तो लॉकडाउन लगाया जा रहा है न कुछ, ठीक है, पूरी तरह से उस एरिया को सील कर दिया जा रहा है। और उस व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी लोग थे, जैसे पहले इंडिया में किया जाता था, जैसे आप लोगों ने देखा था कनिका कपूर को निकला था क्या, सॉरी, कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो उनके टच में जितने लोग आए थे, क्योंकि ये फर्स्ट वेव थी, उसमें लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे, तो जितने लोग उनके संपर्क में आए थे सबका चेकअप हुआ था, सबको क्वारंटाइन किया गया था। जो निगेटिव थे उन्हें भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। तो ब्रिटेन ने यही तरीका फिर से अपनाया है कि जहां केस निकल रही है, लोगों को क्या कर रहा है, होम आइसोलेट करके और पूरे एरिया को सील कर दे रहा है, कैंटोनमेंट जोन बना दे रहा है, और वैक्सीनेशन को तेज कर दिया, वैक्सीन को लगवाना तेज कर दिया। अगर बात करें भारत में, तो भारत में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। और सबसे बड़ी कमी इंडिया की क्या है कि यहां से अगर हम लोग बात करें, भारत में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन किसके पास थी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के पास थी। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इसका निर्यात कर दिया, अदर कंट्रीज को भेज दिया। हमें क्या करना चाहिए कि वैक्सीन के निर्यात को रोक कर गांवों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पहुंचानी चाहिए। हालांकि जो इस समय वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है, सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और इसमें हम लोगों को सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग ऐसे करना पड़ेगा कि जो वैक्सीन के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन भ्रांतियों को दूर किया जाए, और सरकार का सहयोगी बनने के साथ साथ आपको खुद एक्टिव होकर वैक्सीन लगवाना चाहिए अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। अगर बात करें कि इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, तो अगर देखिए अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? मध्यम वर्गीय लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो परेशान होंगे। रीजन ये है कि देखिए जो गरीब तबका होता है उन पर लोगों की सहानुभूतियां होती हैं। जो बड़े लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, उनकी इनकम तो कम होगी बट उनके पास इतना ज्यादा पैसा भरा पड़ा है कि वो कई सालों तक बैठ के खा सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके साथ क्या है, देखिए मैंने ये पॉइंट यहां पर क्यों लिखा है इफेक्ट के बारे में। क्या हुआ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लॉकडाउन लगा रही है। अगर हम लोग बात करें दिल्ली के बारे में, दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया, फिर उसके बाद कल से फिर 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। तो हम लोगों को यह समझना होगा कि ये जो सेकेंड वेव आई है,
मानते हैं कि लोगों के संपर्क से फैल रहा है, लेकिन लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन को विकल्प बनाया जाए तो उसके लिए जो व्यक्ति, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो क्या करते थे, अपना छोटा बिजनेस करते थे और उसके माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, अगर आप इसको पूरी तरह से बैन कर दोगे तो पिछले वेव की तरह फिर से कंडीशन बुरी होने वाली है। इस वजह से मेरा जहां तक मानना है, लॉकडाउन अंतिम विकल्प के रूप में लेके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया था तो उन्होंने बोला था कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प मान के चलना चाहिए। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेंटेन होना पड़ेगा। मेंटेन होने का आशय यह है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं पर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इन पर ना कोई सहानुभूति करता है, ना ये कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो इनकी रिस्पेक्ट के खिलाफ हो। ठीक है, तो इस वजह से पिछते मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इन पर फोकस करना चाहिए। इनके लिए कुछ स्कीम्स लानी चाहिए कि जिनका जो बिजनेस था, जिनका जो कार्य था, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग दिया जाए, फिर जाकर लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को इसका इफेक्ट ना पड़े और कोरोना की लड़ाई में हम सब एक साथ होकर अपना सहयोग दे सके। तो चलिए, आज का ये पूरा टॉपिक था। एक बार हम लोग रिव्यू करते हैं, कहां कहां से हमें याद रखना है, प्रश्न कहां से बन सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। बीमारी 3 प्रकार की होती है, इंडेमिक, इपिडेमिक और पेंडेमिक। इंडेमिक का मतलब यह होता है अचानक होती है, प्रत्येक देश में पाई जाती है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इपिडेमिक का मतलब है यह किसी विशेष जगह पर होती है। पेंडेमिक का मतलब है जिससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। यहां से प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। कोरोना की फर्स्ट वेव कब आई? 1 सितंबर 2020। सबसे ज्यादा केसेस फर्स्ट वेव में कब आए? 16 सितंबर 2020 को आए। और सबसे ज्यादा केसेस कितने थे? तो 97,859। सेकेंड वेव कब आई? 6 फरवरी 2021। ठीक, और इसमें सबसे ज्यादा केसेस कब आए? तो 16 अप्रैल 2021 को 2,34,943 केसेस। ये फैक्चुअल डाटा है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग मेंस लिखने जा रहे हैं और यहां से प्रश्न बन रहा है तो आपको ये सारे फैक्ट डालने पड़ेंगे। अब अगर आप ये फैक्ट डालोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि जो स्टूडेंट्स है इसने गहन अध्ययन किया हुआ है। यूपीएससी में यही होता है, आपको वही चीजें डालनी है जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो। दुनिया से मतलब नहीं है, हमें एग्जामिनर को प्रभावित करना, उसके लिए फैक्ट हमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। श्वास की समस्या हो रही, लोग ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से काफी सारी लोगों की डेथ हो रही है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सप्लाई से 7 गुना ज्यादा इसमें ऑक्सीजन की डिमांड है। भारत में जितनी ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है उसका 15% सिर्फ अस्पतालों में आता है, 85% उद्योगों में दिया जाता है। सबसे ज्यादा यूज कहां होता है? स्टील इंडस्ट्रीज में और वेल्डिंग्स में, कोयले की सुरंगों में, कोल माइंस में। ठीक, चलिए गवर्नमेंट को एक्शन क्या लेना चाहिए? ईएसएमए एक्ट 1968 लागू करना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ठीक, इससे क्या होता है कि जिन पर ये लगाया जाएगा वो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बिना अपील, बिना दलील के उन्हें बंद किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वेव आई कब? हमारी लापरवाहियों की वजह से। उत्तराखंड में कुंभ लगाया गया, वहां के महामंडलेश्वर को क्या हुआ? कोरोना हो गया। टोटल 56 के करीब लोग इससे पॉजिटिव हुए, काफी सारी लोगों की मृत्यु हो गई। बंगाल में चुनाव चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर हम लोग राजनेताओं की बात करें, प्रमुख तौर पर मैं नाम लूंगा तीनों लोग का, जैसे अमित शाह, आप लोगों ने कभी उनको मास्क लगाए हुए नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी वहां कर रही है, कभी मास्क लगाती हैं, कभी नहीं लगाती हैं। देखिए, एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप राजनेता हो, आप वहां जाओगे, रैलियां करोगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, ना उनमें दूरियां रहेंगी, ना कुछ होगी, आपस में भिड़ेंगे लोग, और वो ना मास्क पहने। क्योंकि अगर आप मास्क लगा के नहीं जा रहे हो तो आप दूसरे को नहीं बोल सकते हो। इसमें राजनेताओं की बहुत बड़ी गलती है। अगर हम लोग बात करें अमित शाह की, राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बिना मास्क के वहां पर रैली किए हुए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, राजनेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप राजनेता होकर गलत करेंगे तो जनता से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सही तरीके से रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग आपको ही फॉलो करते हैं। जो आम जनता है वो राजनेताओं को देखकर ही चलती है आज के जमाने में। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जो राजनेता है उन्हें विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। पहले तो रैलियां बंद की जाए, अगर नहीं बंद करनी है तो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए जो प्रत्येक आम नागरिक के लिए लगाया गया है। एक देश एक कानून बनाया गया है, तो राजनेताओं के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। तो आप लोगों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे सरकार को ध्यान कहां देना चाहिए। तो ब्रिटेन के तरीके को अपनाना चाहिए, कंटेनमेंट जोन बनाकर वैक्सीनेशन में
तेजी लानी चाहिए, वैक्सीन के निर्यात को कम किया जाना चाहिए, इफेक्ट किस पर पड़ेगा, मिडिल क्लास पर, इसके बारे में हम लोग विस्तृत तौर पर बात कर चुके हैं। लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।